नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बिहार सुपर टेट के लिए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर होते हैं और उसी प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करते हैं। तो देर न करते हुए आइए सुपर 20 बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हम जो लेकर आए हैं सुपर टीटी के लिए प्रश्नों की श्रृंखला, उसको डिस्कस किया जाए। पहले प्रश्न की बात करते हैं। वालेंडरी स्कूल योजना वर्ष 1938 में किस प्रांत में लागू की गई थी? क्या मद्रास में, क्या दिल्ली में, क्या महाराष्ट्र में, क्या उत्तर प्रदेश में? तो आप सभी लोग जानते हैं वॉलंटरी स्कूल योजना कहाँ पर किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना किस वर्ष संचालित की गई? क्या 1988 में, 1992 में, या 1990 में, या 1996 में? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना 1992 में स्टार्ट की गई, संचालित की गई। उम्मीद करते हैं सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। प्रत्यक्ष एवं तत्काल मूल्यांकन का सरल तरीका क्या है? साक्षात्कार, प्रश्नोत्तरी, प्रश्नावली विधि, अनुसंधान विधि, इनमें से कोई नहीं। देखिए, साक्षात्कार या तत्कालीन मूल्यांकन का सबसे जो सही तरीका है साक्षात्कार विधि है। कौन सी है? साक्षात्कार विधि है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं 87 के बारे में। किसके बारे में? 87 प्रश्न नंबर की बात करते हैं। कह रहा है, भाषा की उत्पत्ति हेतु संपर्क सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डॉक्टर रिवेश, रूसो, जॉन डीवी, हरलाक। किसने किया? तो आप सभी लोग जानते हैं इसके जो संस्थापक था, इसके ये प्रतिपादन थे, वो डॉक्टर रिवेश थे। यानी भाषा की उत्पन्न हेतु संपर्क सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर रिवेश ने किया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? क्या मुंबई में है, क्या बेंगलुरु में है, क्या दिल्ली में है, क्या लखनऊ में है, कहाँ पर है? आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है या दिल्ली में कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब प्रारंभ हुआ? क्या 1970 में, या 1975 में, या 1972 में, या 1980 में? तो आप सभी लोग जानते हैं 1975 में संचालित हुआ। देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन 1975 में हुआ। आइए अगले प्रश्नों की बात करते हैं और प्रश्न नंबर 90 के बारे में समझते हैं। कह रहा है, भाषा उत्पत्ति संबंधी श्रम परिहार मूलकतावाद या यो हे हो वाद सिद्धांत के जनक कौन थे? हेम्बर्ट थे, क्वायर थे, वाइगोस्की थे, बिने थे? तो आप जानते हो यो हे हो वाद के जनक क्वायर थे। कौन थे? क्वायर थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा, किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विधित प्रश्न पूछता है? साक्षात्कार विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्न विधि और अनुकरण विधि। तो देखिए, आप बच्चों की बात करते हो, किस विधि में पूछता है अध्यापक या बच्चा बार बार प्रश्न पूछता है अध्ययनकर्ता से? तो ये जानते हो साक्षात्कार विधि है। कौन सी विधि है? साक्षात्कार विधि है। आइए अगले प्रश्नों की बात करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। कह रहा है, मानसिक परीक्षण विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? क्या पियाजे थे, बिने थे, कार्डनर थे, या स्टीफन थे? आप सभी लोग जानते हैं मानसिक योग्यता की बात करेगा, मानसिक परीक्षण विधि की परिकल्प विकसित करने वाली विधि जो थे वो अल्फर्ट बिने थे। कौन थे? अल्फर्ट बिने थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा, निम्न में से कौन सा बालकों के मानसिक विकास को दर्शाता है? क्या कुशल समायोजन, मानसिक योग्यता में वृद्धि, मानसिक योग्यताओं में विकास, उपरोक्त सभी?
तो बालक की मानसिक विकास को दर्शाता है। तो देखिए, समायोजित करना और मानसिक योग्यताओं में वृद्धि करना या मानसिक योग्यताओं का विकास करना, सभी में क्या होता है, मानसिक विकास को दर्शाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 94 के बारे में। समझिए, कह रहा है सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे बालकों का जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो रही है, कौन सा मॉडल सहायक होता है? क्या स्व अधिगम मॉडल, पाठ अधिगम मॉडल, ए बी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा मॉडल होगा। अगर सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे बालकों का प्रतिभा को प्रभावित होता है तो जानते हो किस मॉडल में? स्व अधिगम मॉडल में प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 95 प्रश्न के बारे में, जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आज का। कह रहा है पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक मूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान करने में सक्षम होने लगता है? क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इनमें से कोई नहीं? तो आप एक बात मेरी जानिएगा, जब बच्चा अगर खुद सोचता है और जो सोचता है वो देखता है तो वो क्या होता है? मूर्त। पूर्व संक्रिय अवस्था, ये तो बाल्यावस्था की बात होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी और सी कट गया, तो आप जानते हो ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, यानी युवा अवस्था को ही है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। उसमें बच्चा आप किसी भी घटना के बारे में सोच लेता है बिना बिंब बनाए। तो इसका विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बातों को समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं कौन सा प्रश्न सही है। पहला नंबर विकल्प सही है। अगला प्रश्न बोल रहा है किशोरा अवस्था को किस वैज्ञानिक ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? क्या स्टर्न ने, स्टेनहाल ने, BMW ने या DW एलन ने? किशोरा अवस्था को किस वैज्ञानिक ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो वो कहने वाला स्टेनहाल है। किसने कहा है? स्टेनहाल ने किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था कहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 97 के बारे में। कह रहा है एक विद्यार्थी कक्षा में शरारत कर बाकी विद्यार्थियों का ध्यान भंग कर रहा है, ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए? उससे कक्षा में आगे बैठने को कहना चाहिए, उस पर नज़र रखनी चाहिए, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, वह ऐसा क्यों कर रहा है, इनके कारणों का पता लगाना चाहिए। तो देखिए स्वाभाविक है, बच्चे को आप आगे बैठा लोगे तो समाधान हो जाएगा। हो सकता तब भी आगे वालों को डिस्टर्ब करें, ऐसा नहीं हो सकता। उसे नज़र में रखनी चाहिए, बिल्कुल सही है, ये भी कर सकते हो आप। उसे कक्षा से बाहर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि समावेशी शिक्षा का विरोध हो जाएगा। उसे ऐसा क्यों कर रहा है इस पर पता लगाना चाहिए। विकल्प नंबर ए की बात, विकल्प नंबर डी होगा, वह ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है उसको बैठने में प्रॉब्लम हो सकता है उसको कोई दिक्कत हो, तो ऐसा क्यों कर रहा है इसका कारण पता लगाना चाहिए कि ऐसा वो बच्चा क्यों कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एक अध्यापक का मूल कार्य होता है विषयगत ज्ञान को स्थानांतरित करना, शिक्षण निपुणता को स्थानांतरित करना, अच्छे व्यवहार को स्थानांतरित करना, बाह्य ज्ञान को स्थानांतरित करना। तो आप सभी लोग जानते हैं एक अच्छे अध्यापक का जो होता है उसमें विषय के बत शिक्षण में निपुणता तो होगी ही, अच्छा व्यवहार भी होना चाहिए, बाह्य ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन सबसे पहली वो होनी चाहिए कि उसको विषयगत ज्ञान होना अनिवार्य है। उसे कैसा ज्ञान होना चाहिए? विषयगत ज्ञान होना अनिवार्य होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब प्रश्न नंबर 99 के बारे में बात करते हैं जो सबसे अच्छा प्रश्न है। कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण कौशल का विकास किया गया था स्किनर ने, B.M. लूम ने,
डॉक्टर डब्ल्यू एलन ने या जीन पियाजे ने। सूक्ष्म शिक्षण की बात करते हैं तो इसको डब्ल्यू एलन ने इसकी क्या की थी, कौशल का विकास किया था। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आज का अंतिम प्रश्न आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके हमें बताइए। कह रहा मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है क्या कहलाते हैं, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, सृजनात्मक बालक या इनमें से कोई नहीं। देखिए पिछड़ा अधिगमकर्ता है, विकलांग, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है उन्हें कहा जाता है। देखिए वो स्वाभाविक है, मंद हैं तो पिछड़ जाएंगे, यानी पिछड़े अधिगमकर्ता के रूप में जाना जाता है। आपको मेरी प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।